किसी श्रीवास्तव, एलपी शर्मा हो गए, बीडी महाजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब एक और राइटर हैं पूनम दलाल दहिया। पूनम दलाल दहिया, इनकी बुक आप देखेंगे ध्यान से तो इसमें एंशिएंट से लेकर मिडिवल दोनों पार्ट को कवर किया गया और बड़े सिस्टमेटिक अंदाज में कवर किया गया है। मतलब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे कि पूनम दलाल दहिया की बुक एक सिस्टम से, एक सीरियल से है। उसने कम से कम मुगल डायनेस्टी तक, मगर मुगल राजवंश को पूरा कवर किया है। तो आप अगर देखेंगे तो एंशिएंट लेके मिडिवल दोनों के इसमें मिल जाते हैं। तो किसी श्रीवास्तव हो गए, बीडी महाजन हो गए, पूनम दलाल दहिया की बुक हो गई, एलपी शर्मा की हो गई, हरिश्चंद्र वर्मा, सतीश चंद्रा की हो गई। अब मॉडर्न पर आएंगे आप तो मॉडर्न में स्पेशली एक स्पेक्ट्रम की बुक आती है राजीव अहिर की। स्पेक्ट्रम राजीव अहिर की बुक आती है। और स्वतंत्रता संग्राम के लिए आपको बिपिन चंद्रा लेना ही पड़ेगा। स्वतंत्रता संग्राम के लिए बिपिन चंद्रा ले लीजिए और राजीव अहिर की बुक एक स्पेक्ट्रम की छोटी साथी है, अच्छी बुक है। इसने कम से कम आपको ये पूरा कवर कर देगी। अब समझने की बात है, इसके बाद का नेक्स्ट पोर्शन आप पॉलिटी पे जाएंगे तो एम लक्ष्मीकांत सभी को अंडरस्टूड है। एम लक्ष्मीकांत ले लीजिए। संसद के लिए सुभाष कश्यप आप ले लीजिए, ठीक है। एम लक्ष्मीकांत प्लस सुभाष कश्यप, ये आपके लिए पॉलिटी के लिए पर्याप्त है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर आप डेली के डेली न्यूज से आप अगर रूबरू नहीं है तो आप कोई भी टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं ना, आप करंट में क्या चीजें चेंज हो रही है वो आपको समझ में नहीं आती हैं। सब संसद में कोई संशोधन हुआ या फिर किसी बिल को लाएगा, बिल वो पास हुआ नहीं हुआ, आप उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन की डेप्थ, गहराई लगातार बढ़ रही है। इसलिए आप टेक्स्ट बुक तो आपके सारे मैटर्स को क्लियर करेंगे, आपका टॉपिक क्लियर कर देंगे, बट करंट से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको करंट से कम अपने को रिलेट रखना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एक डेली न्यूज़पेपर, चाहे आप नवभारत टाइम्स ले लीजिए या फिर जो भी आप पसंद करते हो, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स आते हैं, दैनिक जागरण भी है। और मैगजीन में आप कम से कम एक मैगजीन ऐसी परमानेंट रखिए, मतलब जो मंथली मैगजीन आती है। यूपीपीएससी के लिए स्पेशली तो घटना चक्र आती ही आती है, प्लस दिल्ली से भी बहुत सारी मैगजीन्स आती है, दृष्टि आती है, डॉक्टर विकास देवी कीर्ति की इंस्टीट्यूट से दृष्टि आती है, वो भी करंट अफेयर्स के लिए अच्छी मैगजीन है। उसमें कम से कम किसी टॉपिक पर आपको एस्से लिखने के लिए एक लंबा मटेरियल मिल जाता है। तो ये आपका हो गया हिस्ट्री और पॉलिटी का पोर्शन। अब आप आएंगे ज्योग्राफी पर, तो ज्योग्राफी पर महेश वर्णवाल की बुक द बेस्ट है। प्लस कुछ लोग परीक्षा वाणी की भी बुक को पसंद करते हैं, परीक्षा वाणी को भी आप देख सकते हैं। महेश वर्णवाल प्लस परीक्षा वाणी, ये आपके ज्योग्राफी के पोर्शन को कवर कर देगी। इकोनॉमिक्स के लिए देखिए टॉपिक ये है कि इकोनॉमिक्स से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कुछ सालों से, आप उनको देखिएगा तो वो थियरी के क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, वो डाटा पूछे जा रहे हैं कि भारत की इसमें वर्ल्ड ऑर्डर रैंकिंग क्या है, या फिर ये मुद्दा आया तो उसमें ये कौन सा फार्मूला अप्लाइड किया जाए कि इकोनॉमिक कंडीशन से बाहर निकाला जा सकता है। मतलब आपको टेस्ट किया जा रहा है, ऐसी सिचुएशन पैदा हो रही है तो क्या फार्मूला अपनाया जाए कि भारत उससे निकले बाहर। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो वहां पर सब्जेक्ट कोई मैटर ही नहीं रह रहा है, तो जाहिर सी बात है। तो वैसे मिश्रा एंड पुरी की बुक आती है, आपको अगर अपना वो बेसिक्स क्लियर करना है मिश्रा एंड पुरी। फिलहाल आप एनसीईआरटी अगर यूज कर रहे हैं तो एनसीईआरटी सारे बेसिक्स को क्लियर कर देती है। एनसीईआरटी मास्टर है, आप समझ लीजिएगा। अब कम से कम यूपीएससी या यूपीपीसी दोनों के लिए, इसको मैंने पहले ही बता दिया, आपका बेस यहीं से स्टार्ट होना चाहिए। पार्ट 1 मैंने यही बोला था पहले। मिश्रा एंड पुरी की बुक आती है। और एनसीईआरटी से रिलेटेड अगर आप हैं, जितना आपने उसको क्लैरिफाई कर लिया एनसीईआरटी को, तो आप मिश्रा एंड पुरी को जब पढ़ेंगे तो आपको पूरा और क्लियर हो जाएगा। और डेली के डेली न्यूज़पेपर से उसका आप जब संपादकीय पढ़ते हैं तो क्या ग्रोथ रेट चल रही है, क्या वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है, और कितना टैरिफ कौन लगा रहा है, या फिर कहाँ पर क्या क्राइसिस है, वो चीज़ें हमेशा आपको क्लैरिफाई होती रहती हैं। तो आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए परीक्षा वाणी की भी बुक अच्छी है। यूपीपीसीएस के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ मैं, बहुत सारी बुक्स आती हैं। और उसकी परीक्षा वाणी की ही एग्रीकल्चर की बुक आती है, वो भी अच्छी है। फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ब्रिलियंस, ठीक है। अब ये सारी बुक्स हो गई, आपको मैगजीन भी हो गई, लेकिन
आपने पूरा इसके पहले जो बात हो रही थी, आपने देखा पूरा टॉपिक कि पूरा एग्जाम का जो पूरा दारोमदार है मेंस पर डिपेंड करता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? आप किसी भी स्टेट का अगर आप मेंस दे रहे हैं, सारी प्रीलिम्स के आप क्वालिफाइंग हैं, आप सारा दारोमदार इसी मेंस के एग्जाम पर डिपेंड करता है। मेंस आपका अच्छा हो गया, आपने नंबर कवर किया, आप इंटरव्यू के लिए कॉल हुए, और अगर मेंस का नंबर अच्छा है तो आपकी सफलता की दर निश्चित तौर पर एक अच्छी दिशा में जाएगी। मतलब आप सफल होने के एकदम से किनारे पर खड़े हैं बस। इसलिए कहते हैं कि आंसर राइटिंग द बेस्ट पोर्शन है, ध्यान रखिएगा। चाहे यूपीएससी दे रहा हो या यूपीपीसी दे रहा हो, लेकिन अब गलतियां क्या करते हैं इसी को मैं यहां से मैं डिस्क्राइब करना चाहता हूं अकॉर्डिंग टू चार्ट। अब चूंकि मैंने 10th हाउस तक डिस्क्राइब किया था, पहला घर है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। ये 10वां घर आपका हायर अथॉरिटी या हायर स्टेटस या फिर आपके प्रोफेशन में जो आपकी सबसे हाइट सीट की माई आप क्वालिफाई करके आ रहा है, जो वैल्यूएबल सीट है, वो 10th हाउस से देखी जाएगी। मतलब आपका 10वां घर 10th हाउस ये आपको हायर स्टेटस का पद देता है। अब यहां पर अगर आप स्पेशली अगर केंद्रीय सेवाओं के लिए आप सेंट्रल सर्विसेज के लिए देखेंगे तो यहां पर सूर्य और मंगल अगर 10th हाउस में आ गए, सन एंड मार्स, सूर्य और मंगल आ गए, तो ये समझ लीजिएगा आपको हायर अथॉरिटी का पद देंगे ही देंगे, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों आके 10वें घर में दिग्बली हो जाते हैं। सन एंड मार्स बोथ यहाँ पर आके एग्जाल्टेड हो जाते हैं। सूर्य और मंगल अगर 10वें घर में है, किसी का साथ नहीं है, अगर सूर्य अकेला भी है या मंगल भी अकेला है, तो ये यहाँ दिग्बली है और वो आपको उच्च प्रशासनिक पद दिलाने की पूरी कैपेबिलिटी, पूरी क्षमता रखते हैं। सेकेंडरी मान लेते हैं कि आप पहले ये समझना चाहेंगे कि गवर्नमेंट जॉब देखना, ये चार्ट में कैसे देखेंगे आप? गवर्नमेंट जॉब को कोई ऑप्शन तो होना चाहिए ना, कि आपको ये समझ में आ जाए कि हाँ गवर्नमेंट जॉब है, चार्ट में आपको शो कर रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी घटना जब ट्रांजिट का प्लेनेट वहां आता है अकॉर्डिंग टू बीएनएन या फिर अकॉर्डिंग टू वैदिक, जब वो महादशा ऑपरेट होती है आपके चार्ट में, वो योग है, लेकिन वो योग तभी फलित होगा वैदिक हिसाब से जब उसकी महादशा आएगी, और बीएनएन के हिसाब से जब वो प्लेनेट वहां ट्रांजिट को वहां पहुंचेगा, तभी वो आपको रिजल्ट देगा। अब यहां पर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, यहां पर मान लीजिए सूर्य और शनि एक साथ है, या फिर सूर्य से 5वें घर में शनि है, 1 2 3 4 5 यहां शनि है, या फिर उसके 9वें में है। ऐसे ही शनि से 5वें में सूर्य हो या उससे 9वें में शनि हो, या फिर सूर्य से आगे जो शनि हो, या एक घर पीछे भी शनि हो और डिग्रिकली थोड़े से आपस में ये लोग कंजेक्ट हो, तो ये गवर्नमेंट जॉब की तरफ इशारा करती है, क्योंकि शनि आपका प्रोफेशन है, सूर्य आपका गवर्नमेंट जॉब है। ये आपको कॉम्बिनेशन एक शो करता है कि गवर्नमेंट जॉब की तरफ आप जा सकते हैं। हालांकि और कॉम्बिनेशन मिलाए जाते हैं, स्पेशली बृहस्पति की दृष्टि मिलाई जाती है, और अगर हम कह रहे हैं कि अगर कॉम्बिनेशन नहीं भी है, सूर्य के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि आ रही है, कहीं से एस्पेक्ट आ रही है, 5th आ रही है, 7th आ रही है, 9th आ रही है, या फिर सूर्य और बृहस्पति एक साथ हो गए, तो बृहस्पति क्या है ना, खुद बीएनएन में खुद आप जुपिटर आप खुद माने जाते हैं, और सूर्य क्या है, नेम फेम और स्टेटस या फिर अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट का कारक है, तो आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ खुद वो शो कर रहा है इंडिकेशन। तो सूर्य और बृहस्पति के साथ हो गए। ये भी गवर्नमेंट जॉब की तरफ आपको ले जाएगा। अब ये टॉपिक ये है कि ये तो आपको एक सिंपल सा डिस्क्रिप्शन दिया गया कि आप चूंकि कंपटीशन में है तो आपको सब पता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, लेकिन आपके सिलेक्शन में फॉल्ट क्या आ रहा है, बाधाएं क्या आ रही हैं, वो आपको ज्यादा जज करना जरूरी है। और इसी के लिए मैंने इसको एस्ट्रोलॉजी की भाषा में इसको जज करने या फिर इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। अब ये 10th हाउस को मैं यहां पर मिटा देता हूं। अब ये गवर्नमेंट जॉब के लिए जरूरी फैक्टर्स क्या हैं जो एस्ट्रोलॉजी की भाषा में, जो आप फॉल्ट कर रहे हैं या फिर काफी कंपटीटर, काफी तैयारी करने वाले भाई बहन फॉल्ट कर रहे हैं, उनको पता नहीं, वो इतनी मेहनत करने के बाद भी जब वो असफल रह रहे हैं तो वो उन चीज़ों को तलाशना भी नहीं चाह रहे या फिर तलाश रहे हैं तो उनको उत्तर नहीं मिल रहा है। सबसे पहला काम, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू वांट टू गोइंग इन द गवर्नमेंट जॉब,
आपको अपना सूर्य और चंद्रमा अच्छा रखना पड़ेगा। सन एंड मून, ये देखिए ध्यान से, सूर्य सरकार का कारक है, गवर्नमेंट जॉब में जाना है, सन को अच्छा रखना ही है। और मून स्पेशली स्टेट पीसीएस जो प्रांतीय स्तर की सेवाएं हैं उसमें मून या चंद्रमा का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। अगर चंद्रमा अच्छा रहता है तो वो आपको प्रांतीय सेवाओं में, मतलब आपको एसडीएम से लेकर उसके नीचे के पदों पर ये मून भी ले जाता है। स्पेशली अगर आपको सेंट्रल सर्विस में जाना है, यूपीएससी में जाना है, तो सूर्य का तो प्रबल होना आवश्यक है, लेकिन मून चंद्रमा का स्ट्रांग होना, आपको अगर प्रांत की सेवा में जाना चाह रहे हैं तो आपको चंद्रमा का स्ट्रांग होना जरूरी है। अब यहाँ पर इस ऑप्शन को हटाते हैं। अब ये सन और मून खराब क्यों हो रहा है आपके? बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सिचुएशन क्या है कि वो रात के 2 बजे 3 बजे तक पढ़ रहे हैं, उसके बाद वो सूर्योदय के बाद 9-10 बजे तक सो रहे हैं। आपके दो के दोनों प्लेनेट डैमेज हो रहे हैं, सूर्य भी खराब हो रहा है, साथ साथ चंद्रमा भी खराब हो रहा है। चंद्रमा खराब होता है जब आप देर रात तक जगते हैं, तो आपका मून, आपका चंद्रमा धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, खराब होना स्टार्ट हो जाता है और आपको पता नहीं लगता है। और सूर्य तो जब आप सूर्योदय के बाद भी सो रहे हैं, मतलब सूर्य उदय हो चुका है, सनराइज हो चुका है, उसके बाद भी आप 9 बजे 10 बजे 11 बजे तक सो रहे हैं, तो आपका सूर्य ऑटोमेटिकली डिक्लाइन हो रहा है, खराब हो रहा है, आपको खराब रिजल्ट दे रहा है और आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ही परेशान नहीं है। तो आप अपने गवर्नमेंट जॉब के लिए, अगर आपको जाना है, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, गवर्नमेंट से रिलेटेड फायदे चाहिए, तो सन सूर्योदय के आसपास ही कम से कम जग जाइए। सूर्योदय से पहले जगना सबसे बेस्ट है। अगर नहीं हो पा रहा है तो 10-20 मिनट 25 मिनट बाद तक में जग जाइए। सूर्योदय को, भगवान सूर्य को प्रणाम कीजिए, वो साक्षात देव है इस धरती पर। तो आप अपने सन और मून को स्ट्रांग रखिए। और मून को स्ट्रांग रखने का तरीका है, रात में एक टाइम पर सो जाइए और सुबह सूर्योदय से पहले जग जाइए। सन और मून को इसीलिए स्पेशली ये मान लीजिए 7 नंबर का साइन है, लिब्रा, तुला। अब यहाँ पर 4 नंबर आता है, मतलब आपके कैरियर का प्लेनेट कौन हो गया? चंद्रमा हो गया। अगर कैरियर का प्लेनेट आपका मून है, चंद्रमा है, उसको आपने एनहेंस नहीं कर रखा है, स्ट्रांग नहीं कर रखा है, तो आपको सफलता कहाँ से मिलेगी? आपका चंद्रमा ही वीक है। आप उसकी डिग्री देखिए, चंद्रमा कितनी है। आपका कैरियर का प्लेनेट वो बैठा कहाँ है? अगर 11th में बैठा है तो भी अच्छा है, वेरी नाइस पोजीशन। मान लीजिए चंद्रमा ही बैठा है आपका, आप लिब्रा साइन के हैं, ठीक। तो ये अपने से सेकंड गया है, ये द बेस्ट प्लेसमेंट है। यहाँ पर आप किसी फ्रेंड की हेल्प से या फिर लोगों की हेल्प से आप कंपटीशन को फाइट कर जाएंगे, बशर्ते आप अपने मून को स्ट्रांग कर लीजिए। तो कोई भी हो, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ 4 नंबर साइन कर लेते हैं, ठीक है, 4 नंबर साइन हो गया। अब यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर ये मार्स की राशि आ गई। मान लीजिए मार्स इस पर आगे बैठ गया, मंगल ही बैठ गया आगे। मंगल मैंने पहले ही बताया कि 10th हाउस में दिग्बली हो जाता है। मार्स माने आपके अंदर फाइटिंग कैपेबिलिटी लाएगा और आप गवर्नमेंट जॉब को चेस कर ही ले जाएंगे, अगर आपने एक सही दिशा में एफर्ट डाला है तो। अब यहाँ पर चेस करने की बातें मैंने एस्ट्रोलॉजी की भाषा में समझाया। आपको कम से कम 4 प्लेनेट, अगर सरकारी सेवाओं में जाना है तो 4 प्लेनेट कम से कम आपको स्ट्रांग रखने पड़ेंगे, सूर्य और चंद्रमा प्लस बृहस्पति और बुध। अब बृहस्पति और बुध को आप अपने कहाँ से खराब करें उसको भी आप समझ लीजिए। आफ्टर कोरोना आपने देखा कि ज़्यादातर स्टडी लोगों की ऑनलाइन होती चली जा रही है। हर बच्चा एक मोबाइल पर, लैपटॉप पर या पीसी पर बैठा हुआ है, वो लिखने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो लेटा हुआ है, मोबाइल या पीसी से देख रहा है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आप स्टडी मटेरियल तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट आप एक राहु के डोमेन में अपने को ले जा रहे हैं। राहु आपका एनहेंस हो रहा है। जितना मल्टीमीडिया, सोशल मीडिया या फिर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, सब कुछ राहु के डोमेन में आता है। जितना न्यू इन्वेंशन है सब राहु के डोमेन में आता है। आप अपने राहु को क्यों एनहेंस कर रहे हैं, क्यों स्ट्रांग कर रहे हैं? आपको अगर ऑनलाइन भी पढ़ना है तो आप टेबल कुर्सी पर आराम से बैठिए, लैपटॉप या पीसी या मोबाइल को टेबल पर रखिए, ऑनलाइन क्लासेस देखते रहिए, लेकिन साथ ही साथ आप उसको पेन और कॉपी लेकर नोट करते रहिए। क्योंकि आप जब पेन और बुक लेते हैं ना तो वो मरकरी आपका एक्टिवेट होता है, ठीक है। बुध, जितना स्टेशनरी है सब बुध के डोमेन में आता है। एवरी स्टेशनरी, सभी स्टेशनरी बुध के डोमेन में आता है। जब आपका बुध अच्छा होगा तो बुद्धि अपने आप अच्छी होगी, और जब आप कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करते हैं तो आपका जुपिटर अपने आप स्ट्रांग होने लगता है, क्योंकि वो एक तरह की मेडिटेशन की स्टेज आ जाती है। आदमी कंसंट्रेट होकर पढ़ रहा है और राहु के डोमेन में नहीं है, तो अगर आप राहु के डोमेन में हैं
तो आपका जुपिटर कभी अच्छे रिजल्ट दे नहीं पाता है। इसीलिए आप देख लीजिए कि बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो आंसर राइटिंग की तरफ नहीं है, प्लस वो एक तरह से अपने फोकस को कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने देखा है, इस वीडियो को देखा, उस वीडियो को देखा, इस क्लास को ज्वाइन किया, उस क्लास को ज्वाइन किया, वो भ्रम की स्थिति में खुद है, क्योंकि राहु ना ऑब्सेशन है, भ्रम है, आपको रियलिटी नहीं दिखाता है। और ऐसे फ्रेंड से आपको जोड़ता है जिनको आप जानते ही नहीं, वो अनावश्यक चीज़ों से आपको अटैच करता है। राहु हमेशा अटैचमेंट का कार्य है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नए रिश्तों को बनाएगा फटाफट वो, लेकिन वो रिश्ते आपसे चलेंगे भी नहीं। ये ध्यान रखिएगा। हमेशा मजबूती देता है ना केतु देता है। केतु क्योंकि पास्ट लाइफ के डीएनए लेके आता है, वो अगर किसी से आपको अटैच करवाता है, केतु की पर्सनालिटी जिस दिन आपकी लाइफ में आती है, आपकी लाइफ वहीं से 360 घूम जाती है। केतु वाले नेचर ब्लेस्ड होते हैं, वो अलग टॉपिक है। अभी आपका जो खराब हो रहा है पोर्सन, आप कंपटीटर हैं, यूपीपीसीएस दे रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस की तरफ जो जा रहा है वो आपको नुकसान कर रहा है। एस्ट्रोलॉजी की भाषा में मैं ऐसा कहना चाहता हूँ। आपको अगर एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में समझना है तो आपको अपने बुध को सही करना है। बुध कब सही होगा? जब आप आंसर राइटिंग करेंगे पेन और कॉपी लेके, आपका बुध मरकरी एक्टिवेट हो जाएगा। सेकेंडरी जो भी बुक है वो बुध है, आप बुक को पढ़ेंगे आपका बुध एक्टिवेट रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि आप कंसंट्रेट रहेंगे तो जुपिटर अपने आप एनहेंस हो जाएगा। प्लस आपको एक और सलाह पर्टिकुलर देना चाहेंगे कि अगर आपके पास इतना टाइम मिल जा रहा है कि आप मंदिर 5 मिनट 10 मिनट जा सकते हैं, मंदिर जाइए, वहाँ फटाफट सफाई कीजिए, निकल आइए। आपका बृहस्पति और सूर्य दोनों अच्छे होने लगेंगे। कितना भी खराब कॉम्बिनेशन आपके चार्ट का हो, वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ आपको 3 महीने 5 महीने 7 महीने बाद वो आपको पुश करने लगेगा, आपको एक तरह से इनहेंस करने लगेगा। तो ये आप खराब कैसे कर रहे हैं, ये इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा कैसे कर सकते हैं वो मैंने बता दिया आपको। राहु के डोमेन को थोड़ा कम करिए, आप मल्टीमीडिया ऑनलाइन पढ़िए, कोई नहीं मना कर रहा है, क्योंकि आप आज का दौर ही है कि आप बिना ऑनलाइन आप सारी कंटेंट नहीं मिल पा रहे हैं। हालांकि बुक में आज भी सारे कंटेंट है, और जिसने सेल्फ स्टडी या बुक का पूरा सहारा लिया है वो सक्सेस भी पा रहे हैं। मैं आज भी देख रहा हूँ 70 से 80% लोग टोटली ऑनलाइन भी नहीं रह सकते। ऑनलाइन का यूटिलाइजेशन तभी हो सकता है कि आप कहीं जा रहे हैं, ट्रेवल में हैं, या फिर आप कहीं हैं, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आपने ऑनलाइन क्लासेस लगा ली, अपना चुपचाप अपना एक सही दिशा में है। अब सारी चीज़ें ये तो हो गई कि आपका कौन सा प्लेनेट कहाँ से खराब हो रहा है, उसको अच्छा कहाँ से करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक ये है कि आपके फ्रेंड सर्किल, वो भी मरकरी से देखी जाए फ्रेंड सर्किल थी। आपकी फ्रेंड सर्किल कम से कम अगर यूपीपीसीएस दे रहे हैं या यूपीएससी दे रहे हैं या फिर कोई भी दे रहा है, फ्रेंड सर्किल अच्छी होनी चाहिए। वजह, फ्रेंड सर्किल से ही आपके कितने क्वेश्चंस तैयार हो जाते हैं। कम से कम 3-4 मित्रों का ऐसा ग्रुप होना चाहिए कि आप पढ़ाई करके अपने अपने कमरों से निकले। मान लेते हैं आप एक ही लोकेलिटी में आसपास हैं, या फिर कुछ फ्रेंड्स तो ऐसे दूर हैं, उनसे आप फ़ोन पर भी बात होती है। आजकल तो वीडियो कॉलिंग भी है, सब कुछ है, आप क्या पढ़ रहे हैं सारी चीज़ें दिखाई जा सकती हैं। अगर फ्रेंड्स की सर्किल आपस में एक दूसरे के नज़दीक ही है तो साथ में चाय पीने का टाइमिंग एक फिक्स रखिए, एक दूसरे को मिलिए, चिल करिए, जो तनाव है कम करिए। उसके बाद अगले 5 से 7 मिनट किसी टॉपिक पर डिस्कशन करिए। किसी ने एक पोर्शन पर क्वेश्चन उठाया, किसी ने दूसरे पोर्शन पर, आप देखेंगे कि 15 से 20 क्वेश्चन आपके केवल चाय पीने के दौरान ही तैयार हो गए। मतलब फ्रेंड सर्किल अगर वो पॉजिटिव मोड की है, एक दूसरे को कोऑपरेट करने वाली है, और इस फीलिंग ये है कि मैं भी सिलेक्ट होऊंगा और मेरा फ्रेंड भी सिलेक्ट होगा, वो आप देखिएगा वो फ्रेंड सर्किल हमेशा सपोर्ट करती है। हालांकि ज्वेलसी भी आती है सिलेक्शन में, मैंने देखा बहुत सारे फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स की बात छोड़ दीजिए, मैंने हस्बैंड एंड वाइफ तक में देखे हैं, उनके अंदर ज्वेलसी आ जाती है। अभी ये 7 नंबर मैं डिस्क्राइब कर रहा था, 7 नंबर का एक चार्ट आया था एक दिन, मैं आपको बताना चाहूँगा, स्पेशली लिब्रा। तो 7 नंबर साइन का एक चार्ट आया था, तो उसके हस्बैंड ये बोला, ये बड़े मजेदार इंटरेस्टिंग है, आप सुनेंगे तो आप खुद भी सोचेंगे कि ऐसा भी हो सकता है क्या। 7 नंबर का एक साइन का चार्ट आया था 7 नंबर का, ये तुला हो गया लिब्रा, ठीक है, तुला लग्न है। तो हस्बैंड वाइफ दोनों तैयारी में थे, और जिस दिन प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, यहाँ 1 नंबर आ जाएगा, ठीक है, मार्क्स का साइन यहाँ आ जाएगा, आप देखेंगे आ जाएगा। जिस दिन प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, मतलब उसके हस्बैंड का हुआ, उसकी वाइफ का नहीं, वो वाइफ के अंदर जेलसी की फीलिंग आ गई। जब उसके हस्बैंड ये बात बताई, मैं खुद भी ताजुब में था, मैं चार्ट एनालाइज कर रहा हूँ, तो मुझे लगा कि कंपटीशन सिर्फ फ्रेंड्स में ही नहीं है, आपस में, मतलब हस्बैंड और वाइफ में भी हो जाते हैं। तो ये मैं
लिब्रा साइन वालों को कहना चाहता हूँ कि आपका पार्टनर जो है ना, वो आपका कंपटीटर नहीं है, वो आपको कोऑपरेट करने आया है, आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, वो आपको कोऑपरेट करेगा, आप उसकी हेल्प मांगिए तो सही, वो आपको खुद ऊपर ले जाएगा। वो मार्स की साइन का पर्सनालिटी है, वो हमेशा हमेशा आपको कम से कम एक्शन ओरिएंटेड रहे, और आपको जब जब आपको संकट आएगा ना, वही पार्टनर आपको निकाल के ले जाएगा संकट से बाहर। तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और कई साइंस हैं, कई एक फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया। तो ऐसे फ्रेंड्स की सर्किल रखिए जो आपको कोऑपरेट करें, आपको हेल्प करें कंपटीशन में, और एक दूसरे को अप्रिशिएट करें। सेकेंडरी, जेलसी की फीलिंग किसी के प्रति नहीं आनी चाहिए लाइफ में। ये ध्यान रखिएगा, कोई भी सफल हो रहा है, कोई भी व्यक्ति, हम हैं, आप हैं, या थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन, कोई पर्सन, अगर वो सक्सेस पा रहा है, कुछ न कुछ हमसे आपसे बेटर है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमसे आपसे अच्छा है वो, तभी सेलेक्ट हो रहा है, नहीं तो जाहिर सी बात है, या फिर हमारे आपके प्रारब्ध है या कर्म है पिछले जन्म के, वो भी पीछा करते हैं। अब कभी कभार पीछा इस ढंग से करते हैं, मान लीजिए केतु बैठ गया फॉर एग्जाम्पल 10th हाउस में, ये नेम फेम स्टेटस का हाउस है 10th हाउस, केतु यहाँ बैठेगा, केतु जहाँ बैठता वहीं कट करता है। आपको जब भी नेम फेम स्टेटस मिलने वाला होगा, कुछ ऐसे इंसिडेंट कराएगा, नेम फेम स्टेटस में गिरावट आ जाएगी। तो केतु को बैलेंस करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, भगवान शिव की शरण में जाना पड़ेगा, या एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में जाना पड़ेगा, तभी केतु कम से कम बैलेंस हो पाएगा। तो ये चार्ट में बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, मतलब इसीलिए कहते हैं गवर्नमेंट जॉब में वो स्पेशली नेम फेम स्टेटस के पदों को उन्हीं को मिलता है जिन पूरी चार्ट को, पूरी कुंडली को अलाइन कर रखा, और उनके माँ बाप की दुआएं, मित्रों की जितनी फ्रेंड सर्किल है, उनके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड सर्किल रिलेटिव्स के सबके जितने लोग आपको लाइफ में आशीर्वाद देते हैं, आपने अगर लाइफ में किसी को नाराज नहीं किया है, किसी को मतलब इंटरनली तकलीफ नहीं पहुंचाई है, उसकी अंतरात्मा को चोट नहीं दी है, आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। टाइम टेकिंग हो सकता है बट डिनायल नहीं होगा, ये मैं कह सकता हूँ दावे के साथ। ईश्वरी कृपा मिलती है, बस आप अपने एग्जाम्स के लिए कंटिन्यू रहिएगा। प्रीलिम्स नहीं हुआ, नेक्स्ट ट्राई, नहीं हुआ, नेक्स्ट ट्राई। अब यही यूपीपीसीएस पे एक टॉपिक और उठता है कि किसी व्यक्ति को कितने साल तक प्रयास करने चाहिए। ये कई टॉपिक्स हैं, कई माँ बाप भी उठाते हैं, कई स्टूडेंट्स भी उठाते हैं। मैं स्पेशल यूपीपीसीएस पे बात कर रहा हूँ। यूपीएससी में तो जनरल के 6 अटेम्प्ट मिली ही हैं, केवल 32 एज 6 अटेम्प्ट हैं वहाँ पर। वो ऑलरेडी आपको पहले से ही दे दिए गए हैं कि आप 6 चांस दे सकते हैं 32 साल तक, तो उसमें कुछ कहना ही नहीं है। बहुत सारे लोग लास्ट अटेम्प्ट तक देते रहते हैं, और बहुत सारे लोग यूपीएससी में भी लास्ट या 5th अटेम्प्ट जाकर सेलेक्ट भी हुए हैं, वो उसको छोड़ देते हैं। मैं यूपीपीसीएस पे बात कर लेता हूँ। कोई बच्चा आया, तैयारी उसने स्टार्ट कर दी, उसने एनसीईआरटी सिलेबस बना लिया, अपना सारी जितनी बुक्स ली उसने, मतलब 7 से 8 घंटे कंटिन्यू दे रहा है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि जब आप कंपटीशन के फील्ड में आपने एग्जाम के लिए अपने आप को डाल दिया प्रिपरेशन में, तो ये ध्यान रखिएगा कि ऑन एवरेज 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे का एवरेज होना ही चाहिए। और 365 डेज, इवन अगर घर में कोई बड़ा मेडिकल इश्यू या फिर कोई डेथ नहीं हो गई, या फिर कोई बड़ा कोई मांगलिक कार्यक्रम नहीं है, उन कार्यक्रम में पार्टिसिपेशन जरूरी है। उसके बाद के जो भी 3-4 दिन आप काट दीजिए, लाइक 360 डेज कम से कम आपको 7 से 8 घंटे आने वाले निकालने पड़ेंगे। 5 दिन केवल निकाल सकते हैं आप लाइफ के, चाहे होली दिवाली मना लीजिए, चाहे घर में कोई फंक्शन हो गया, कोई इंसिडेंट हो गया। बाकी 360 डेज 1 साल के आपके लिए पूरी तरह से डिवेटेड होने चाहिए कंपटीशन के लिए। कंपटीशन तभी निकलता है, मैंने बहुत देखा है। बहुत सारे लोग कहते हैं, और एक गलती कुछ लोग और करते हैं कि वो 1-2 महीने तो 10 घंटे 12 घंटे पढ़ते हैं, बाद में वो फिर 3-4 घंटे पर आ जाते हैं। या फिर वो जब तक प्रयागराज हैं या दिल्ली हैं या फिर लखनऊ है, उन्होंने यहाँ 10-12 घंटे पढ़ाई किया, अपने गाँव गए, पता लगा उन्होंने पढ़ना ही छोड़ दिया। ये सबसे बड़ा फॉल्ट करता है, नुकसान कर जाता है ये। मतलब आपकी स्टडी कंटिन्यू होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, कंटिन्यूअस होनी चाहिए। मतलब आपकी पढ़ाई में कोई व्यवधान, कोई ब्रेक, बाधा होनी नहीं चाहिए। आप गांव भी चले गए हैं तो 2 से 3 घंटे 4 घंटे चाहे जैसे निकालिए। जो मोबाइल पर आप टाइम वेस्ट करते हैं उसको हटा के आप स्टडी मटेरियल पर टाइम दीजिए। कंपटीशन बहुत कुछ मांगता है, बहुत सेक्रीफाइस मांगता है। हम लोगों ने भी हैबिट पड़ चुकी है। आज भी होली दिवाली मतलब एक नॉर्मल सी प्रक्रिया की तरह होली दिवाली मनाने की आदत पड़ चुकी है। घर के लोग कहते हैं कि नहीं और एंजॉय कर लीजिए, बस कहता हूँ ठीक है। एक तो वर्क करने की आदत हो गई, हम लोग वर्क प्रोफाइल में आए जब से, और स्पेशली मैं तो जब कंपटीशन दे रहा था तो बिजनेस भी संभालता था। सारी एक अलग चीज़ें हैं, कहानी है, उस पर नहीं जाएंगे। तो किसी बच्चे ने तैयारी स्टार्ट की तो उसे कितने टाइम देना चाहिए, स्पेशली यूपीपीसीएस पे एक बात कर लेते हैं।
देखिए 3 साल, 3 इयर्स आप दे लीजिए। मान लीजिए पहला प्रीलिम्स मिस हुआ, सेकंड पे जाइए, थर्ड पे जाइए। अगर थर्ड में मिल गया, मेंस दीजिए। और मेंस उसके पहले तैयार रहना चाहिए। मतलब ये प्रीलिम्स के लिए मैं स्पेशली इस टाइम को नहीं दे रहा हूँ, इस टाइम को इसलिए दे रहा हूँ कि आपका मेंस प्रॉपर तैयार है, अब उसके बाद आप प्रीलिम्स के लिए जूझ रहे हैं। प्रीलिम्स कभी कभार मिस होते हैं, जब तक मजबूत पकड़ नहीं होती प्रीलिम्स भी मिलता नहीं है। आज जो सिलेक्टेड है वो तो कहते हैं कि मैं 2-2.5 महीने 3 महीने पढ़ के सिलेक्ट हो गया, लेकिन बैकग्राउंड उन्होंने कितनी मेहनत की थी वही बता सकते हैं या फिर ईश्वर बता सकता है। क्योंकि सिलेक्शन के बाद हर आदमी मतलब उसके अंदर की सारी बुराइयां खत्म मान ली जाती हैं, वो सब कुछ उसने जो गलतियां की होती हैं वो भी छिप जाती हैं, सारी अच्छाइयाँ दिखती हैं लोगों को। तो ये सिलेक्टेड लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं। 3 साल आप दे सकते हैं। अगर आपने मान लीजिए कि 3 साल दिया, आपको मेंस भी मिला, इनकेस इंटरव्यू नहीं मिला, नेक्स्ट अटेम्प्ट जाइए, फोर्थ ईयर, 5th ईयर, 5 साल, ठीक है। अब यहां पर भी मान लीजिएगा आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो 2 अटेम्प्ट और मैं स्पेशली रिकमेंड करूंगा 7। पता लगा कि आपने इंटरव्यू ऑलरेडी 1 या 2 दे लिए हैं। जब आदमी इंटरव्यू दे लेता है ना तो मन मानता नहीं है, सच्चाई यही है। वो कुछ भी मानने को तैयार नहीं होता, उसको ये भी नहीं समझ में आता है कि मेरी एज भाग रही है, शादी का टाइम हो रहा है, घर वालों का प्रेशर है, सबकी इकोनॉमिकल कंडीशंस अलग होती हैं। 7 अटेम्प्ट मेरे ख्याल से पर्याप्त है। अगर इसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है ना, कैरियर को स्विच कीजिए, रास्ता बदलिए, निकल जाइए। बहुत सारे रास्ते हैं लाइफ में, केवल ये यूपीपीएससी से यूपीएससी ही नहीं है आपको इस धरती पर जिंदा रखने के लिए पर्याप्त। बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे डोमेन्स हैं। आप आइए हायर एजुकेशन में, जाइए, आपके पास नॉलेज हो गई, मास्टर कर लीजिए, नेट क्वालिफाई कीजिए, आइए हायर एजुकेशन में अपने उस नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। हम लोग भी आज उसी प्रोसेस में हैं। सेलेक्ट नहीं हुए, हम लोगों ने ट्रैक बदला, सीधा नेट क्वालिफाई करके हम लोग हायर एजुकेशन में हैं। अब आप समझिए कि टाइम एक गोल्डन पीरियड जाता है, पेरेंट्स पर प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, और आज की जो कंडीशंस है स्पेशली फॉरवर्ड कास्ट की, मैं भी स्पेशली अगर एक्सप्लेन कर दूं, मैं यहाँ कास्टेज की बात नहीं कर रहा हूँ। जब तक आपको जॉब नहीं मिल रही है, चाहे मेल है फीमेल, शादियां भी डिले हो रही हैं और काफ़ी डिले हो रही हैं, 32-35 तक जा रही हैं। ये भी भारत की डेमोग्राफी या फिर भारत के सोशल स्ट्रक्चर के लिए गंभीर खतरे की घंटी है। तो ये एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन था अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी कि आपको अगर हायर अथॉरिटी के पदों पर जाना है तो सूर्य और चंद्रमा को अच्छा रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर सन बैठा है 10th हाउस में या फिर मार्स बैठा है, और सन मार्स दोनों अगर बैठ गए, सूर्य प्लस मंगल 10th हाउस में स्पेशली, ये आपको आईपीएस की तरफ ले जाएंगे, ध्यान रखिएगा। केतु घटा देते हैं आप, सूर्य मंगल साथ बैठ गए, ये आईपीएस सर्विसेज की तरफ पूरा इंडिकेशन है फॉर आईपीएस। मार्क्स हमेशा ऐसे फील्ड में ले जाता है जो प्रोटेक्शन देती हैं, चाहे आर्मी हो, चाहे मिलिट्री हो, या फिर पुलिस फोर्सेस। अब जो राहु के डोमेन को जो मैं मना कर रहा था कि आप सोशल मीडिया इंटरनेट पर कम से कम रहिए, राहु एक चीज में आपको हेल्प कर सकता है। अगर आप इंडियन फॉरेन सर्विसेज जाना चाह रहे हैं आईएफएस में, तो वहां पर राहु वहां पर आपको फायदा करेगा, क्योंकि राहु विदेश का कारक है। अब यहाँ पर एक प्लेनेट और है जो कर्म कारक भी है, प्लस 10th हाउस उसका हाउस ही है। कालपुरुष कुंडली देखेंगे तो शनि 10th हाउस का कारक है। स्पेशली जो लोग पीसीएस जे या एपीओ देना चाहते हैं, जुडिशरी की फील्ड में है, अगर उनका शनि अच्छा है तो वो उनको जुडिशरी की तरफ ले जाता है, क्योंकि शनि खुद न्यायाधीश है और वो आपको जुडिशरी की तरफ शनि ही ले जाता है। ध्यान रखिएगा, शनि क्योंकि न्याय का प्लेनेट ही माना जाता है, जस्टिस का। अगर शनि यहाँ पर है और आपके प्लेनेट और भी जुपिटर वगैरह अच्छे हैं, तो आपको जुडिशरी पीसीएसजे या एपीओ की तरफ ले जाएगा। हालांकि पीसीएसजे और एपीओ में एक समस्या ये है कि ला के ही लोग दे सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, इसमें सीटों की संख्या एक तो लिमिटेड आती है और वो भी कंटिन्यूअस नहीं आती है। मतलब आप देखेंगे कि 2 साल बाद वैकेंसी आ रही है, 3 साल बाद वैकेंसी आ रही है। तो किसी बच्चे का या फिर किसी बच्ची का अगर उसने 3 साल बाद प्रीलिम्स दिया पीसीएस या एपीओ का, और इनके मिस हुआ किसी भी ढंग से एक क्वेश्चन, या तो आप मिस हुए तो मिस हुए, वो मिसिंग ही माना जाएगा। आपने कितना एफर्ट दिया, कितना टाइम दिया, वो अलग टॉपिक है। लेकिन वो मिस हुआ तो आपको 2 से 3 साल बाद ही मिलेगा।
टाइम तो आपके 6 साल चले गए, कैसे काउंट करेंगे आप? तो ये कुछ सिस्टम की फॉल्ट है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप 100 पद ही निकालिए, 150 पद ही निकालिए, लेकिन वो हर साल निकालिए, कंटिन्यूस रहना चाहिए। यही समस्या इस समय उच्च शिक्षा चयन सेवा आयोग की भी है। वहाँ पर भी वैकेंसीज 2-2, 3-3 साल पर आ रही है। बहुत सारे लोग ओवर एज हो रहे हैं, बहुत सारे ट्रबल्स हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए लोग इतना एफर्ट डाल रहे हैं, इतनी परेशानियाँ झेल रहे हैं, और उसके बाद ट्रबल्स भी झेल रहे हैं। उसके बाद सिचुएशन ये भी है, कहीं कहीं पेपर्स भी आउट हो रहे हैं। अभी 21 जून को देख रहे हैं नीट की दोबारा एग्जाम होने जा रहा है, और इस नीट के फर्स्ट और सेकेंड के बीच में कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया, मैं सोशल मीडिया पर आज भी देख रहा था। ये सब चीज़ें परेशान करती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि सुसाइड किसी भी समस्या का हल नहीं है। और गवर्नमेंट जॉब के लिए आप ईमानदारी से प्रयास कीजिए। देखिए, आप अपना केवल ईमानदारी से प्रयास कर सकते हैं। अब गीता के निष्काम कर्म तो जाना ही पड़ेगा कि आपको अपना कर्म करना है, फल की चिंता आपको छोड़नी ही पड़ेगी। वो ईश्वर के हाथों पे है, आपका प्रारब्ध, आपका कर्म, या फिर आप कहाँ के लिए डेस्टाइंड है, आपको नेचर खुद ब खुद ले जाएगी, या फिर ये आपका चार्ट वो आपको इंडिकेट करता है आपको जाना किधर है। चार्ट को अगर डिस्क्राइब कराना है मुझसे आप कंटेक्ट कर सकते हैं। 6386465181 सत्येंद्र सिंह नाम है। आप चार्ट को डिस्क्राइब करा सकते हैं। मुझे जो भी उचित लगेगा आपको हेल्प देने में, मैं प्रसन्नता भी महसूस करूंगा, और मैं चाहता हूं जो भी बच्चे मेहनत कर रहे हैं दिल से, और इसीलिए मैं इन दोनों चीज़ों को एक साथ मिलाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। किसी भी बच्चे के लिए क्या कॉम्बिनेशन बनता है कि उसको इंजीनियरिंग के फील्ड में भेजा जाए, क्या कॉम्बिनेशन बनता है कि उसको मेडिकल के फील्ड में भेजा जाए, क्या कॉम्बिनेशन बनता है कि उसको जुडिशरी के फील्ड में भेजा जाए, क्या कॉम्बिनेशन बनता है कि उसको PCS के लिए भेजा जाए, या फिर UPSC के लिए भेजा जाए, या फिर उसको अदर सर्विसेज लाइक MBA है, CA है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, या फिर क्या कॉम्बिनेशंस हैं कि उसको कंप्यूटर की फील्ड में या AI की फील्ड में भेजा जाए। उन सारे फील्ड्स पर भी मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ। अब चूंकि बहुत गहरा विषय है ज्योतिष, मतलब शायद पूरी लाइफ भी स्टडी करते रह जाए कम है, लेकिन आप लोगों का इसी चैनल पर सपोर्ट मिलता रहेगा, तो वो सब चीज़ें भी एक दिन पूरी तरह से क्लैरिफाई होकर आएंगे। और चूंकि मैं कंपटीशन के फील्ड से हूँ, इसलिए मैं कम से कम आने वाले टाइम में इतना जरूर कह सकता हूँ कि काउंसलिंग के माध्यम से अच्छे बच्चों को अच्छे दिशा में, और किस दिशा में किस बच्चे को ले जाने पर वो इजिली क्वालिफाई होकर निकल जाएगा, एक अच्छी काउंसलिंग देने में मैं सक्षम रहूँगा। मुझे इतना विश्वास है कि आपको भी अच्छा कंटेंट मिला। अपने होप को, अपने विश्वास को, अपने धैर्य को बनाए रखिएगा, कंटिन्यूअस और कांस्टेंट रहिएगा। ये पार्ट 2 था, PCS तैयारी कैसे करें। पार्ट 1 में कुछ चीज़ें कट चुकी थी, उसके बाद पार्ट 2 से मैंने उसको ऐड ऑन कर दिया है। तो आप अपने सूर्य और चंद्रमा को अच्छा रखिए, अपना एक डेली रूटीन फिक्स कीजिए, सुबह जगने का और रात में सोने से मतलब देर रात तक जगना नहीं है, नहीं तो आपका चंद्रमा खराब होता चला जाएगा। स्टेट PCS के लिए आपको मून को अच्छा रखना है। मून को अच्छा रखना है, आप गंगा स्नान भी कर सकते हैं, मदर से रिलेशन अच्छे रखिए। मून कितनी डिग्री का है आप मोती धारण कर सकते हैं। सूर्य को अच्छा रखना है, भगवान सूर्य के उदय होने से पहले जग जाइए, उनको उदित होते हुए प्रणाम करिए, या उदय हो भी चुके हैं प्रणाम करिए उनको। सेकेंडरी, जब आप डेली रूटीन में एक फिक्स टाइमिंग पर रहते हैं तो आपका शनि अपने आप बैलेंस होता चला जाता है, क्योंकि शनि आपको डेली रूटीन में है और कंटिन्यूस मेहनत कर रहा है, लेबर कर रहा है। शनि रिजल्ट तभी देता है जब आप उसको धारण करने के योग्य हो जाते हैं। जब तक आप वहां पर पूरी तरह से फाइनली कैपेबल नहीं होते हैं, सैटर्न पद देने नहीं देता है, ध्यान रखिएगा। थर्ड, मरकरी को अडॉप्ट कीजिए, लिख के ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग बनाइए, क्योंकि मैंने बोल दिया कि मेन से ही पूरा इस एग्जाम पैटर्न का पूरा भाग निर्धारित करती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग स्किल, और इसीलिए एक फैक्टर और है कि ऐसे निबंध आता है। निबंध पर बहुत कम लोग फोकस करते हैं, ये बड़ी गलती करते हैं, ध्यान रखिएगा। मेंस में निबंध बहुत निर्णायक भूमिका लाता है, और इंटरव्यू दिलाने में मैंने बहुत सारे लोगों का कॉम्बिनेशन मिलाया जो सेलेक्ट हुए ऑलरेडी। वो अपने ऐसे के बदौलत उन्होंने इंटरव्यू पाया और निकल भी गए। तो ऐसे कैसे स्ट्रांग होगा? आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उसका संपादकीय पढ़ते रहिए, और किसी भी टॉपिक पर बैठ के निबंध खुद ही लिखिए। मतलब किसी बुक, निबंध तो कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि आप बुक से उसको रट लेंगे आपका तैयार हो जाएगा। आपके शब्द भंडार बढ़ सकते हैं बुक से, लेकिन निबंध या ऐसे तो आप जब लिखना स्टार्ट करेंगे तभी आपका इम्प्रूव होगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी इंडिया जो है एनर्जी क्राइसिस से गुजर रहा है। आप देख रहे हैं क्रूड ऑयल का भी संकट है, गैस की भी संकट है। तो आप भारत में एनर्जी क्राइसिस एक टॉपिक बना लीजिए, निबंध लिखना स्टार्ट कीजिए, पहले बैकग्राउंड दीजिए, फिर मिडिल ईस्ट में जो वार चल रहा है उसको एक
फॉर एग्जाम्पल सेट कीजिए। फिर उसके बाद इससे भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसको थर्ड पोर्शन में ले जाइए। उसके बाद भारत अगर एनर्जी संकट से जूझ रहा है तो वर्ल्ड ऑर्डर, उसकी कमजोरी या मजबूती कहाँ से क्या अफेक्ट हो रही वो दिखाइए। उसके बाद 6th अटेम्प्ट पे जाइए तो आप सोल्यूशन बताइए, इस एनर्जी संकट से भारत को कैसे निकाला जा सकता है। और ये ध्यान रखिएगा, ऐसे लिखते समय हमेशा आप एक प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहते हैं, निबंध इसीलिए लिखवाए जाते हैं कि किसी टॉपिक पर आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्या सोल्यूशन आप देना चाहेंगे। तो सोल्यूशन में पॉजिटिविटी झलकनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने कमियां गिना दी सारी कि एनर्जी संकट ऐसे है, सरकार की विफलता है, ऐसे। वहाँ पर सरकार की विफलता ज़्यादा नहीं दिखानी है, आपको एक पॉजिटिव वे में लेना है कि एनर्जी संकट इस वजह से आया। एक ये मिडिल ईस्ट में वार चल रहा है, वहाँ रसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, प्लस कुछ कंडीशंस ऐसी हैं कि सप्लाई चेन में बाधा है। उसके बाद उस पर क्या सोल्यूशन हो सकता है। सोल्यूशन में आपकी पॉजिटिविटी झलकनी चाहिए। मतलब आप प्रशासनिक सेवाओं में जा रहे हैं तो आप सरकार के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे और किसी समस्या के आने पर आप क्या समाधान प्रस्तुत करेंगे, वो आपका निबंध आपके राइटिंग में झलक जाता है। तो निबंध को जब भी लिखिएगा पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव मोड में दिखना चाहिए। मतलब पॉजिटिविटी झलकनी चाहिए कि किसी समस्या के आने पर आप उसका समाधान भी निकाल ले जाएंगे। ये दैट्स ऑल। निबंध की भी बड़ी भूमिका है। बाकी इंटरव्यू, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मेडिटेशन कीजिए, एक बड़ा सा आईना अपने टेबल कुर्सी सामने रखिए, आप खुद से बात कीजिए या फिर किसी टॉपिक पर मतलब खुद आप ये केवल एज्यूम कर लीजिए। मान लीजिए फ्रेंड्स नहीं है कि 4-5 मेंबर्स बैठे हुए हैं, उन्होंने ये क्वेश्चन पुटअप किया है, आप जवाब दे रहे हैं और आपका जवाब आईने में दिखना चाहिए स्पष्ट। आप अपना एनालाइज कीजिए, रीड कीजिए। इधर से भी एक मेंबर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, उधर से भी एक मेंबर क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे इंटरव्यू क्वेश्चन की बौछार होती है वैसे ही आप काल्पनिक रूप से अपने ऊपर क्वेश्चन की बौछार मान के एक बड़े से आईने में बात करिए। इंटरव्यू आप फेस कर दे रहे हैं, ऐसे कल्पना करके इंटरव्यू का भी प्रयास करते रहिए। बाद में मित्रों के द्वारा हर टॉपिक पर डिस्कशन कीजिए, पॉजिटिव डिस्कशन। उसमें निगेटिव वर्ड बहुत इस्तेमाल करते समय ध्यान से यूज करिएगा, क्योंकि एक एक वर्ड बहुत मायने रखते हैं, स्पेशली जब आप प्रशासनिक सेवाओं में जा रहे हैं। दैट्स ऑल। ये सिंपल सा प्रेडिक्शन रहा और मैं विश्वास करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। देवांश स्टोर चैनल को आगे ले जाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी और मैं भी कोशिश करूंगा कि जो इस चैनल से जुड़े हैं या फिर जिनको लाइफ में उनके लाइफ में कुछ भी अपलिफ्टमेंट कहीं से भी आ सकता है, तो मैं कोशिश करूंगा क्या चीज़ करके उनके लाइफ में बेटरमेंट या अपलिफ्टमेंट लाया जा सके। दैट्स ऑल। आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच।